हमने एनालोगस ऑर्गेन क्या होता है ये बता दिया था, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या होगा? क्यों भाई, क्यों हंगामा कर रहा है? इसके एग्जाम्पल में क्या क्या होंगे? तो आई ऑफ मैमल्स। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा है फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन या व्हेल, कही डॉल्फिन। और तीसरा है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। तो यही तीन सारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की बात हो गई, और वेस्टिजियल ऑर्गन प्लस और कौन से ऑर्गन, अटाविज्म, इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने डिस्कशन। तो हम लोग जो लास्ट क्लास में एविडेंसेज ऑफ एवोल्यूशन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। दूसरा और पेलेंटियोलॉजिकल एविडेंस को देखा था हम लोगों ने उससे पहले। अब जो नेक्स्ट एविडेंस है वो हम लिखवाया था, कौन सा था? सीक्वेंस में लिखवाया था ना। दूसरा इसके बाद क्या लिखवाया था कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बाद? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। देखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो है ना, ये क्या बेसिकली क्या है? इस एविडेंस में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? स्टडी ऑफ एम्ब्रियो गिव indirect study of embryo give indirect correlation with study of embryo give the indirect correlation with evolutionary process। अब देखो इसके लिए हमारे बुक में बहुत प्रिसाइज दिया, थोड़ा सा दिया है, और हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप जो है इन जनरल एनिमल्स के एम्ब्रियो को आप देखेंगे या प्लांट्स के एम्ब्रियो को, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जो एंसेस्टर में थे उसके बाद। जैसे कि सपोज कीजिए हम ही लोग का हार्ट है, तो हार्ट इनिशियली जो बनता है 2 चैम्बर बनता है, फिर ये इसमें क्या होता है 3 चैम्बर और फिर 4 चैम्बर। तो ऐसा लगता है कि भाई हमारे जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, कॉन्डिस्टाच, ऑस्टिस्टाच, एम्फीबियन, ये सब थे। तो पहले 2 चैम्बर बनता है, फिर 3 चैम्बर बनता है, फिर 4 चैम्बर बनता है। तो एम्ब्रियो के एविडेंस से क्या पता चलता है? इवोल्यूशनरी एविडेंस। अब इससे रिलेटेड हमारे बुक में 2 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कशन किया है। कौन कौन से? तो एक तो है अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने कुछ बात कही थी। और दूसरा है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। 2 साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे? अर्नस्ट हैकेल और दूसरा है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो अर्नस्ट हैकेल थे, दूसरा कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। ये 2 साइंटिस्ट ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस से रिलेटेड बात कही थी। देखो अर्नस्ट हैकेल ने क्या कहा था, तो अर्नस्ट हैकेल ने कहा था कि भाई रिलेटेड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं जो सारे उनके एम्ब्रियो में दिखते हैं।
वो कॉमन कैरेक्टर, रिलेटेड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन कैरेक्टर होते हैं जो कि सारे के इम्ब्रियो में दिखते हैं, लेकिन उनके एडल्ट फॉर्म में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यही किसने कहा था? अर्नस्ट हैकेल ने कहा था। अर्नस्ट हैकेल ने क्या कहा था कि रिलेटेड ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में, रिलेटेड ग्रुप ऑर्गेनिज्म्स एम्ब्रियो शो सम कॉमन कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? कॉमन कैरेक्टर विच में और may not present in adult form। ये लैंग्वेज एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में कहता है कि वर्टिब्रेट्स की बात करता है। किसकी बात करता है? वर्टिब्रेट्स की। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adult। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अर्नस्ट हैकेल ने किसमें ये स्टडी किया है? तो वर्टिब्रेट्स में। उन्होंने क्या देखा कि वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होता है। वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है? कुछ कॉमन स्ट्रक्चर होता है जो कि एडल्ट फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे देखो, शुरुआत में पढ़ोगे तो ये लगता है कि वो कॉमन स्ट्रक्चर एडल्ट में एब्सेंट है। देखो इन्होंने क्या कहा एम्ब्रियोलॉजिकल, इस सेंटेंस को देखो, इसके आगे वाले सेंटेंस को देखो। सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल बट दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, जो कि एडल्ट में एब्सेंट है। सारे एम्ब्रियो के अंदर ये होता है जो कि एब्सेंट होता है किसमें? एडल्ट में। दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट। ये बात समझो। किसने कहा? अर्नस्ट हैकेल ने। फिर आगे इसी बात को कहता है, देखो इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया है और उसमें ये लिखा है ये बात। अब देखना इन्होंने क्या कहा, वर्टिब्रेट के सारे वर्टिब्रेट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ स्ट्रक्चर कॉमन है जो कि उसके एडल्ट में एब्सेंट होता है। फिर आगे देखो, लेकिन आगे कहता है कि जैसे कि गिल स्लिट है, ये यहाँ पे बेसिक लेटरल फेरिंगियल गिल स्लिट होता है ना, कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा का फीचर। नोटोकॉर्ड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि लेटरल फेरिंगियल गिल स्लिट या सिंपली गिल स्लिट सारे वर्टिब्रेट्स में होता है। सारे वर्टिब्रेट्स में किसमें? एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। बट इट इज फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन पाइसेस। तो मतलब कह रहा है कि एडल्ट फॉर्म में भी होता है। लेकिन यहाँ पे शुरू में देखो इन्होंने इस सेंटेंस में कहते हैं, इस सेंटेंस में इन्होंने क्या कहा, मतलब इस सेंटेंस में जो आपके एनसीईआरटी में लिखता है कि वो एब्सेंट है एडल्ट में, लेकिन आगे जब एग्जाम्पल लिखता है तो कहता है कि वो एडल्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पढ़ो इस बात को, वो एडल्ट में हो भी सकता है और नहीं। जैसे कि देखो सारे वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से आते हैं? तो वर्टिब्रेट्स में आते हैं साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्डिस्टाइस, ऑस्टिस्टाइस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एवियन एंड मैमेलियन। ये सारे किस में आते हैं? वर्टिब्रेट। इन सब के एम्ब्रियो में क्या है? लेटरल फेरिंगियल गिल स्लिट। लेकिन एडल्ट फॉर्म में गिल स्लिट, गिल या गिल स्लिट किस में है? इन सब में, इन तीनों में। एडल्ट फॉर्म में गिल या गिल स्लिट किस में है? इन तीनों में। इन सब में नहीं है। तो यहाँ पे जब इन्होंने शुरुआत में जो अर्नस्ट हैकेल का जो मतलब ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या कहा कि ऑल वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कॉमन होते हैं सारे वर्टिब्रेट में, लेकिन वो एडल्ट फॉर्म में नहीं है। इसमें ये कहा है। लेकिन जब आगे एग्जाम्पल देता है तो एग्जाम्पल में ये बताया जाता है कि भाई एडल्ट फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों भाई? यही बात है या कुछ और है? यही बात है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। देखो कि एडल्ट फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आपसे कहा जाए कि अर्नस्ट हैकेल ने कौन सी बात कही, भाई एडल्ट फॉर्म में होगा या नहीं होगा? ये तो एग्जाम्पल है।
लेकिन तो अर्नस्ट हैकेल ने एक्चुअली में ये बात कही थी कि एडल्ट फॉर्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी में इस सेंटेंस को स्किप कर दिया है, पूरी तरह से नहीं लिखा है। तो भाई एडल्ट फॉर्म में वो कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगा। और इससे क्या पता चलता है कि सारे वर्टिब्रेट्स कॉमन एंसेस्टर थे। इस बात से क्या पता चलता है कि सारे वर्टिब्रेट्स के क्या थे, कॉमन एंसेस्टर थे। इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हैकेल, इन्होंने दिया था रिकैपिटुलेशन, एक थ्योरी दिया था जो आप सबको मालूम है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, या बायोजेनेटिक लॉ। वो बात आपके बुक में नहीं है लेकिन वो बहुत मशहूर है, मैं अभी 1 मिनट में बता दूंगा। तो अर्नस्ट हैकेल से रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि अर्नस्ट हैकेल ने अर्नस्ट हैकेल और अर्नस्ट मेयर, इन दोनों के नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। ये नाम भी आपने पढ़ा होगा, कौन सा, अर्नस्ट मेयर। कहाँ पढ़ा है अर्नस्ट मेयर का नाम, कहाँ पढ़ा है अर्नस्ट मेयर का नाम, क्लास 11th में डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। डार्विन ऑफ विच सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो इनके नाम से, इनके नाम को कंफ्यूज मत होइएगा। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों कहा जाता है, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अर्नस्ट हैकेल ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया। कौन सा एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। और कौन सा एविडेंस, तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये था कि रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, related group of organism in embryonic stage have certain common feature which is absent in adult. और may present in some adult, may present in some adult, present in some adult। अब ये जो है इन्होंने किस थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं था इनका, इन्होंने वर्टिब्रेट में ऑब्जर्वेशनल कंसेप्ट था। कौन सा था, ऑब्जर्वेशन के बेस पे दिया था। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल कंसेप्ट। ये नहीं कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो का और उसके बाद ये थ्योरी दिया था उन्होंने अपना। और विच में भी और इन सम एडल्ट। और इससे क्या पता चला, कॉमन एंसेस्ट्री। हालांकि इस बात में बिल्कुल दम है और ये ठीक बात है, लेकिन ये अर्नस्ट मेयर का भी यहाँ पे नाम याद रखना जरूरी है। इनको कहते हैं, ये भी इवोल्यूशन से रिलेटेड काम किया था। बेसिकली ये ही वाज द ग्रेटेस्ट फॉलोअर ऑफ डार्विन। इन्होंने डार्विन की बहुत सारी, डार्विन की 3 बुक्स बहुत मशहूर है। कौन कौन सा, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, डिसेंट ऑफ मैन एंड द सी वॉयेज। उन तीनों बुक को इन्होंने कई बार स्टडी की थी और डार्विनिज्म के कंसेप्ट को बहुत पॉपुलराइज किया था। इसीलिए इनको कहते हैं क्या, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। लेकिन इनको डार्विन ऑफ, दोनों में नाम में अर्नस्ट है, तो इसलिए ये कंफ्यूजन कभी कभी बच्चों में आ जाता है। लेकिन ये मेयर साहब हैं और ये हैकेल साहब है, तो इस बात को कंफ्यूज नहीं होना। इन्होंने इवोल्यूशनली एविडेंस दिया, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। हालांकि हैकेल ने एक और कंसेप्ट दिया था जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और वो कंसेप्ट था बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी। एक लाइन में आप लोग को मालूम होगा मैक्सिमम बच्चों को, क्या है ये, ऑन्टोजिनाई रिकैपुलेट फाइलोजिनाई। ऑन्टोजिनाई रिकैपुलेट क्या, फाइलोजिनाई। मतलब इसका क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। कौन सा एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट, सपोर्ट क्या, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। या सपोर्ट नहीं कहेंगे, रिपीट। आपके इसका एग्जैक्ट मतलब होता है रिपीट, सपोर्ट नहीं, रिपीट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। तो ये लाइन इतना अदर देन एनसीईआरटी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कि ऑन्टोजिनाई रिकैपुलेट फाइलोजिनाई या बायोजेनेटिक लॉ या रिकैपिटुलेशन थ्योरी गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। और उन्होंने क्या कहा, ऑन्टोजिनाई रिकैपुलेट फाइलोजिनाई, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, रिपीट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। जैसे है ना कि एम्फीबियन से रेप्टाइल बना, रेप्टाइल से मैमल्स भी बने, बर्ड्स भी बने, और ये क्या कहते हैं, मॉडर्न रेप्टाइल्स भी बने।
ये इम्ब्रियोलॉजिकल बेसिस पे कहा जा सकता है, इम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी पे कहा जा सकता है। ये किसने कहा? अर्नस्ट हैकेल। लेकिन अर्नस्ट हैकेल के बात को दूसरे साइंटिस्ट ने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसने? अर्नस्ट हैकेल के बात को रेफ्यूट किया। अर्नस्ट हैकेल थ्योरी रेफ्यूटेड बाय careful experimentation done by कार्ल अर्न्स्ट, इनके भी नाम में अर्न्स्ट है, वॉन बेयर। अब इनके भी नाम में अर्न्स्ट है, देखो अर्न्स्ट तीनों के नाम में, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। इन्होंने भी क्या किया? रेफ्यूट किया था। किसको? इस बात को। हालांकि ये बात गलत नहीं है, लेकिन इनके ऑब्जर्वेशन में ये बात गलत साबित हुआ था। भाई हमने कोई बात कही, आपने ऑब्जर्व किया, आपने उसको गलत कह दिया, लेकिन वो बात ठीक थी, आपका ऑब्जर्वेशन गलत था। तो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर का ऑब्जर्वेशन पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन इन्होंने जिस पे भी एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बेकार बात है, ये बेकार बात। इन्होंने कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने क्या कहा कि देखो इम्ब्रियोलॉजी के अंदर, मतलब जैसे कि मान लो एक ये है, अभी मैं बताता हूँ, जैसे कि ये है साइक्लोस्टोमाटा, कॉन्डिस्टा, चौचिस्टा, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं। अब साइक्लोस्टोमाटा के इम्ब्रियो में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जो इसके एडल्ट फॉर्म में, या इसके इम्ब्रियो में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं हो जो इसके एडल्ट फॉर्म में। जैसे कि इन्होंने क्या कहा कि एम्फीबियन में या रेप्टाइल्स, मान लो मैमल्स के इम्ब्रियो में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जो साइक्लोस्टोमाटा या कॉन्डिस्टाच या ऑस्टिस्टाच के एडल्ट फॉर्म में हो। ये किसका ऑब्जर्वेशन था? मेरा नहीं था, किसी दूसरे का नहीं था। किनका था? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर का, कि इनके इम्ब्रियो में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता है जो इसके एडल्ट फॉर्म में हो। ये किनका ऑब्जर्वेशन था? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर का। हालांकि ये सही नहीं था, लेकिन ये उनका एक्सपेरिमेंट था। इसीलिए आपके बुक में क्या लिखता है? दिस प्रोपोजल, कौन सा? जो कि वॉन बेयर अर्न्स्ट हैकेल ने दिया है। दिस अप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। इनके हिसाब से ये सही बात नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, एम्ब्रियो, according to Mr. Carl Ernst von Baer, according to him, embryo never pass through adult stages of according to him, embryo never pass through adult stage of, बोलो किसके? any animals। और ये देखो प्लीज लिसन, इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। इन्होंने क्या किया? ऑब्जर्वेशन का मतलब इन्होंने देखा एम्ब्रियो को, इन्होंने देखा नहीं, ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या किया? स्टडी किया, सिंपली स्टडी, मतलब डिफरेंट बुक की स्टडी के बेसिस पे इन्होंने कहा। इन्होंने कोई ऑब्जर्वेशनल नहीं था, ये एक तरह से कहा जाए तो ये स्टडी का, ऑब्जर्वेशन का मतलब इन्होंने एम्ब्रियो को देख के ये बात कही। मतलब डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग एनिमल के एम्ब्रियो को इन्होंने चीर फाड़ के देखा होगा, लेकिन इन्होंने एम्ब्रियो को देखा नहीं, इन्होंने डिफरेंट बुक्स की स्टडी के बेसिस पे इस बात को डिसअप्रूव किया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन इनकी स्टडी में ये बात, इनके इस बात को गलत कहा गया। किनके स्टडी में? तो कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर के स्टडी में। तो हम कहेंगे ना, according to him, embryo never pass through adult stage of any other animals, or he disapproved Haeckel observation by careful study और careful experiment। स्टडी छोटी छोटी बात है जिसको ध्यान रखना है। बाई केयरफुल स्टडी, बाई केयरफुल स्टडी। तो देखो हम आपसे ये कहें कि ये गलत थे, इसलिए कि इन्होंने इनको गलत कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा।
हम आपसे कहें कि ये गलत है इसलिए क्योंकि इन्होंने इसको गलत कहा, तो ये गलत है। ये इनका अपना सोच था, ये इनकी अपनी स्टडी थी कि बॉर्न बेयर की कि इम्ब्रियो कभी भी एक ऑर्गेनिज्म का इम्ब्रियो दूसरे ऑर्गेनिज्म के एडल्ट फॉर्म से में कभी भी पास नहीं करता। ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अब सही बात है कि हाँ इम्ब्रियो में लेटरल फेरिंजियल गिल सिलीज सारे कॉर्डेटा में होते हैं और एडल्ट फॉर्म में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे 2 चैम्बर हार्ट पहले हम लोगों में भी बनता है, फिर 3 चैम्बर होता है, फिर 4 चैम्बर होता है इम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो ऐसा नहीं कि ये सही थे, ठीक, बल्कि ये सही थे, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट। तो आपसे इसमें जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन, ये लिख लिया ना, ये लिख लिया है। तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि अर्नस्ट हैकेल के ऑब्जर्वेशन को, अर्नस्ट हैकेल ऑब्जर्वेशन रेफ्यूटेड बाई, एक तो ये रेफ्यूटेड बाई या रेफ्यूटेड बाई या डिस्कार्डेड बाई, रेफ्यूटेड और डिस्कार्डेड बाई। तो किसने डिस्कार्ड किया बताओ? डिस्कार्डेड बाई, किसने डिस्कार्ड किया था भाई, बताइए, आंसर दीजिए। तो आप कहेंगे, पूरा नाम बोलेंगे, याद रखेंगे, कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। एक तो ये आता है, फिर स्टेटमेंट दे देगा कि एक इम्ब्रियो का के अंदर कोई भी ऐसा स्टेज नहीं होता जो दूसरे किसी के एडल्ट में हो। ये किसने कहा? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। और अगर एक स्टेटमेंट रहे कि इम्ब्रियो शेयर सम कॉमन कैरेक्टर विच में प्रेजेंट और एब्सेंट इन एडल्ट फॉर्म, ये किसने कहा? आज से कल में, ठीक है। तो इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में आपके बुक में सिर्फ इतना डिस्कस किया, लेकिन एक दो बात और जान लीजिए। इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हमने क्या ना, जैसे कि आपने नाम सुना है प्रोटोनेमा का। प्रोटोनेमा क्या होता है? ये मॉस का क्या होता है? कौन सा स्टेज? फीटल स्टेज, लिफी स्टेज, मतलब उसको आई थिंक ये इम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ मॉस कहा जा सकता है। इम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ मॉस, यस, इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ मॉस। अब उसमें जो होता है ना, प्रोटोनेमा में किससे कैरेक्टर मिलता है? एल्गी से। तो कहा जाता है कि एल्गी और मॉस का कॉमन कैरेक्टर है उसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, मुझे एक याद है तो मैंने बता दिया, लेकिन ऐसे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं इवोल्यूशनरी एविडेंसेस को। जैसे कि हम लोग जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो सारे वर्टिब्रेट में जनरल कैरेक्टर, एक बात और जान लो, सारे वर्टिब्रेट क्या, जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा के जनरल कैरेक्टर क्या है? 4 पैर। तो सारे टेट्रापोडा पहले 4 पैर बनेगा, उसके बाद फिर उसमें स्पेशलाइज कैरेक्टर डेवलप होगा। जैसे स्पेशलाइज कैरेक्टर में टेट्रापोडा में क्या है, तो मैमल्स में स्पेशलाइज कैरेक्टर क्या है? मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर। तो मेमोरी ग्लैंड और हेयर सबसे बाद में बनेगा। रेप्टाइल्स में स्पेशलाइज कैरेक्टर क्या है, बोलो भाई? एपिडर्मल स्केल नहीं, हाँ क्या कैरेक्टर है स्पेशलाइज? रेप्टाइल्स में ऐसा कौन सा स्पेशलाइज कैरेक्टर है जो बाकी तीनों, बाकी इन चारों में नहीं है? चारों में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? रेप्टाइल, एप्स, मैमल, एम्फीबियन में क्रॉप एंड क्रॉलिंग, माँ के पेट में थोड़े करेगा यार। क्रॉप एंड गिजार्ड, ये बताओ किसमें किसमें होता है? रेप्टाइल्स में होता है कि एप्स में होता है? एप्स में होता है। और तो एप्स में एक कैरेक्टर कौन सा? क्रॉप एंड गिजार्ड है, जो इन चारों में। तो जैसे एक पहले एप्स का समझो, तो एप्स में क्रॉप एंड गिजार्ड बाद में डेवलप होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, बाकी स्ट्रक्चर पहले डेवलप हो जाएगा। वैसे ही रेप्टाइल्स में कौन सा ऐसा स्पेशलाइज कैरेक्टर है जो बाकी में नहीं है, बाकी इन चारों में नहीं है? तो रेप्टाइल्स के स्किन पे कोई ग्लैंड नहीं होता है, बाकी सब के स्किन पे ग्लैंड होता है। रेप्टाइल के स्किन पे कोई ग्लैंड होता है? नो ग्लैंड प्रेजेंट ओवर द स्किन ऑफ रेप्टाइल। तो ग्लैंड का फॉर्मेशन स्किन पे सबसे बाद में होगा। क्यों? क्योंकि ये लेटर कैरेक्टर है। और इस जनरल कैरेक्टर क्या है? तो मान लो जैसे कि सब में 4 पैर है तो 4 पैर डेवलप होगा। सब में क्या है? तो सब में सपोज कीजिए, और क्या कॉमन कैरेक्टर है टेट्रापोडा में? ऑल 4 है। तो सब में आईज है विथ आईलिड, तो ये जनरल कैरेक्टर है। तो सब में आईज और आईलिड बनेगा। सब में इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर होता है, तो सब में इंटरनल मिडिल ईयर पहले बनेगा। लेकिन एक्सटर्नल ईयर की बात होगी तो एक्सटर्नल ईयर बाद में बनेगा। एक्सटर्नल ईयर कहाँ बनेगा? बाद में बनेगा। किस में बाद में बनेगा? तो भाई मैमल्स में और किस में? एप्स में। लेकिन इनमें दोनों में नहीं होगा, रेप्टाइल्स और एम्फीबियन। तो जनरल कैरेक्टर अपीयर फर्स्ट एंड स्पेशलाइज कैरेक्टर अपीयर, ये भी एम्ब्रियोनिक एविडेंस है। एक लिख लो, ये कभी कभी आ जाता है कि इन रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म्स
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, नोट करके लिख लो, इन रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स general character appear first, then specialized character, then specialized character. General character appear first, then specialized. In related group of in general character appear first, then specialized character. ये ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग एम्ब्रियो। तो ये हम लोगों का बात हो गया किसकी, निक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये कहानी तो हो गई किसकी, ये कहानी हो गई एम्ब्रियोनिक। इसके बाद कौन सा एविडेंस है बोलो? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या होता है? ये बायोजियोग्राफी क्या होता है रे? बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस क्या होता है बताइए, एनीवन? व्हाट इज बायोजियोग्राफिकल एविडेंस? क्या होता है ये बताइए? बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफी क्या होता है? व्हाट इज बायोलॉजी प्लस ज्योग्राफी, इन दोनों को एक साथ स्टडी करो तो क्या हो जाएगा? बायोजियोग्राफी। बायो क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। जैसे कि भाई नदी कहाँ पे है, समुद्र कहाँ पे है, पहाड़ कहाँ पे है, ये सब क्या है? ज्योग्राफी। और उन पे लिविंग बीइंग के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। भाई ज्योग्राफी क्या है? तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन स्टडी अर्थ। भाई कि अर्थ पे किधर हिमालय किधर है, तो अंटार्कटिका किधर है, तो किधर गंगा नदी है, तो किधर ब्रह्मपुत्रा है, तो किधर अमेजन फॉरेस्ट है, तो किधर सहारा का रेगिस्तान है। ये ज्योग्राफी है। और उसमें लिविंग बीइंग के डिस्ट्रीब्यूशन, और इन दोनों लिविंग बीइंग के डिस्ट्रीब्यूशन को मिला के पढ़ लें तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोजियोग्राफी। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लिविंग बीइंग का पे जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। अब बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में हम बहुत सारी चीज़ें हमारे बुक में थोड़ा थोड़ा दिया है, जैसे कि बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में ही है, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे एडाप्टिव रेडिएशन। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे एडाप्टिव कन्वर्जेंस। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया है, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिम्स। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक आध चीज है, ध्यान आएगा तो हम आगे करा देंगे। सबसे पहले एडाप्टिव रेडिएशन देखो क्या होता है। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म, न्यू ऑर्गेनिम्स, इसी के अंदर। तो ये सब हम लोग बायोजियोग्राफिकल में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। सबसे पहले एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है? देखो एडाप्टिव रेडिएशन क्या है बात ही। तो बेसिकली एडाप्टिव रेडिएशन इज अ इसके लिए हमारे एनसीईआरटी की बुक में 2 एग्जाम्पल नहीं बल्कि 3 एग्जाम्पल है। कौन कौन से बताओ? पहले एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा एडाप्टिव रेडिएशन होता है। हाँ, एक तो डार्विन फिंचेस दिया है, दूसरा और तीसरा डार्विन फिंचेस
बिक्स, डार्विन्स फिंचेज बिक्स। दूसरा मार्सुपियल मैमल्स। तीसरा प्लासेंटल मैमल्स। फॉर्मेशन, बिक्स फॉर्मेशन इन गालापागोस आइलैंड। कौन सा आइलैंड? गालापागोस आइलैंड्स। उसके बाद मार्सुपियल मैमल एंड प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। अब ये क्या चीज है? एडाप्टिव रेडिएशन। पहले ये समझ, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट दोनों, खाली मार्सुपियल नहीं, मार्सुपियल मैमल इन ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट। क्या है इसके? देखो तो एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन या माइग्रेशन ऑफ individuals from one area to different areas causes divergent evolution। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो प्रोसेस होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में, देखो आपको याद करो हमने बताया था इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, बताया था ये बात। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है और दोनों में से कुछ भी नहीं और लेकिन ज्यादातर बायोलॉजिस्ट का क्या मानना है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का, कि जब हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं तो कहते हैं इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, और जब हम इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन या सेलेस्टियल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इट इज अ प्रोसेस। तो डाइवर्जेंट, यहां पे हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? ये एक रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट, और उस रिजल्ट का फर्दर नेक्स्ट रिजल्ट क्या है? होमोलोगस ऑर्गेन। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस को कहते हैं एडाप्टिव रेडिएशन। अभी मैं समझाता हूं एडाप्टिव रेडिएशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्यों, कैसे, अभी समझो। देखो ये मान लीजिए, आपको हमने शायद ये बात बताया होगा, ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है? साउथ अमेरिका, और ये क्या है? कौन सी? पैसिफिक ओशियन। अब कहा जाता है कि ये जो आइलैंड बना कौन सा? गलापागो आइलैंड। तो कैसे बना? तो गलापागो आइलैंड इस एरिया के टूटने से बना। कौन से एरिया के? इस एरिया के टूटने से बना। कौन से एरिया के टूटने से बना? इस एरिया के टूटने से बना। इस एरिया के टूटने से बना, इस एरिया के यहां से टूटने से बना। इस एरिया जब यहां से ये टूटा ना तो क्या बना? गलापागो आइलैंड। याद करो, और फिर यहाँ के ये छोटे छोटे हिस्से में बट गया, यहाँ पे बट गया छोटे। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक ये पहले एक कॉमन रहा होगा, ये पहले क्या रहा होगा? कॉमन, और फिर आके ये टूटा, ये कॉमन रहा होगा, और कॉमन में ये कॉमन एक एरिया टूटा, और फिर ये यहाँ पे छोटे छोटे हिस्से में बटा। तो यहाँ से क्या हुआ? इस एरिया से जब ये टूटा तो छोटे छोटे इधर कुछ, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, और ये छोटे छोटे हिस्से में बट गया, ये ऐसे। तो क्या हुआ? एक रेडिएट किया, तो ये रेडिएशन है, और इस एरिया के लिए ये अडाप्ट हो गया, इस एरिया के लिए ये अडाप्ट हो गया, इस एरिया के लिए ये अडाप्ट हो गया, इस एरिया के लिए, तो इसको हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन। रेडिएट कर रहा है, क्या कर रहा है? रेडिएट कर रहा है। और जो इवोल्यूशन हुआ उसको कौन सा इवोल्यूशन कहेंगे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो डार्विन्स फिंचेज इज एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिफरेंट बिक्स बने वो किसका नतीजा था? एडाप्टिव रेडिएशन का। किसका नतीजा था? एडाप्टिव रेडिएशन का। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए हेडिंग से ही शुरुआत किया, व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन का इसमें डेफिनेशन क्या लिखा है एनसीईआरटी में? ड्यूरिंग
his journey, Darwin went to Galapagos. These he observed an all amazing diversity of creature of particular interest. A small black birds, later called, amazed him. He realized that there were many variety of finches in the same island. All these variety he conjectured. Conjecture का मतलब imagine किया, देखा तो था नहीं, तो उन्होंने imagine किया. Emerged from original seed-eating features. Many other forms with altered beak arose, enabling them to become insectivorous, vegetarian, or Pisces eating all the forms. This process of evolution of different in a given geographical area, starting from a point and literally radiating to other area of geography, is called. तो यहाँ पे टर्म क्या याद रखना है? प्रोसेस. क्या याद रखना है? प्रोसेस. ये प्रोसेस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जिस प्रोसेस से होता है उसको क्या कहते हैं? एडाप्टिव वेरिएशन. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जिस प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? एडाप्टिव वेरिएशन. समझ गए बात को? उसको क्या कहते हैं? और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिग्स इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिग्स इज एग्जांपल ऑफ क्या? एडाप्टिव वेरिएशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिग्स इज एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव वेरिएशन. तो ये समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स इज एन एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव वेरिएशन. अब देखो, डार्विन्स फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना. अब इस बात को तो आप लोग समझ गए. दूसरा है मार्स. देखो क्या हुआ ना, एक बार फिर से समझो. ये ज्योग्राफिकल एरिया है. इस ज्योग्राफिकल एरिया में हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हुआ, अलग अलग एरिया में अलग अलग इन्वायरमेंट चेंज हुआ और एक कॉमन एरिया से रेडिएट करके यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होमोलोगस ऑर्गेन बने बिकॉज ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो इस प्रोसेस, इस रेडिएटिव प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन. एडाप्टिव रेडिएशन. अब देखो दूसरा एग्जांपल इसका क्या है? मार्सुपियल मैमल्स. तो मार्सुपियल मैमल्स को क्यों कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन? बताओ बताओ भाई, क्यों कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल मैमल्स को ये भी इसको आपके बुक में देखो एडाप्टिव रेडिएशन लिखा है. क्यों कहते हैं? तो देखो हुआ क्या, पूरी दुनिया है, सुन लो यहाँ पे थोड़ा सा ये बात आगे नहीं, अभी यहीं बता देता हूँ. पूरी दुनिया एक टाइम था, आई थिंक कि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, शायद कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले पूरी दुनिया एक सिंगल लैंड मास थी और इसको कहा जाता था पांजा, PANGAE. ठीक है. इस पूरे लैंड मास में कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और छोटे छोटे कितने बने कंटिनेंट? तो 7 कंटिनेंट बने. 7 कंटिनेंट बने, 1 2 3 4 5 6 और 7. और बीच में क्या हुआ? माउंटेन, सी, ये सब बन गए. तो ये 7 कंटिनेंट, 2 3 4 5 6 7 और बीच में माउंटेन और सी ये सब बन गए कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से. कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक. 6 कंटिनेंट बनेंगे, 7 कंटिनेंट, ये 6 है. अच्छा एक और बना लो, हमने 7 पता नहीं कैसे काम करी. तो 7 कंटिनेंट बने. टोटल कितने? कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या था? अर्थ के नीचे हमारे टेक्टोनिक प्लेट है, वो टकराए और 7 कंटिनेंट में टूट गए. अब उनमें से एक कंटिनेंट मान लो, हमें नहीं मालूम, मैं ज्योग्राफी का बहुत ही बुरा नॉलेज रखता हूँ, तो मान लो ये इसमें ऑस्ट्रेलिया है. सपोज ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है. कौन सा कंटिनेंट है? ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट. अब उस वक्त जब ये क्या कहते हैं, जब भी ये कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, डिफरेंट कंटिनेंट बने, तो हर जगह अलग अलग, हर जगह जो भी कॉमन एनिमल थे सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए. सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा. क्या जरूरी है सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो? अब यहाँ पे सुन लो, इस ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में मार्सुपियल मैमल्स बहुत सारे आए हैं और जो प्लासेंटल मैमल्स आए ना वो बहुत छोटे साइज के आए या लेस डोमिनेटिंग साइज के आए. कहाँ पे? ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में. बाकी जगह मार्सुपियल मैमल्स कम गए और प्लासेंटल मैमल डोमिनेटिंग नेचर वाले गए. कहाँ पे? इन सब जगहों पे कौन गए? प्लासेंटल मैमल डोमिनेटिंग नेचर के और मार्सुपियल मैमल गए नॉन डोमिनेट. यहाँ पे उल्टा था. यहाँ पे क्या था? मार्सुपियल मैमल्स बहुत डोमिनेटिंग नहीं थे, लेकिन मार्सुपियल मैमल्स थे और प्लासेंटल मैमल नॉन डोमिनेटिंग नेचर के हैं. अब सब एक ही जगह थे, पूरा ये पूरा कंटिनेंट में. तो जो प्लासेंटल मैमल अपना छुप छुपा के इधर उधर रहते थे, मार्सुपियल मैमल भी रहते थे, और उन सारे मार्सुपियल मैमल में का जो पॉपुलेशन था उसमें वेरिएशन होगा कि नहीं? भाई आप लोगों में वेरिएशन है कि नहीं? आप सब एक पॉपुलेशन में, आप सब में वेरिएशन है कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे जितने भी मार्सुपियल मैमल्स थे सब में वेरिएशंस था. प्लासेंटल मैमल्स थे उनमें भी वेरिएशन था, लेकिन नॉन डोमिनेटिंग नेचर के यहाँ पे प्लासेंटल मैमल थे. कौन से नेचर के?
नॉन डोमिनेटिंग। और डोमिनेटिंग नेचर के मार्सुपियल मैमल नहीं थे, लेकिन वो ऐसे मार्सुपियल मैमल थे, देखो जब भी टक्कर हो, मान लो ये मार्सुपियल मैमल, ये प्लासेंटल मैमल, दोनों इक्वल साइज का भी है, तो जीत हमेशा प्लासेंटल मैमल की होगी, क्योंकि प्लासेंटल मैमल इज मच मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपेयर टू मार्सुपियल। लेकिन मार्सुपियल मैमल प्लासेंटल मैमल को जनरली नुकसान नहीं पहुंचाता है, और ये अभी भी प्रूफ हुआ है रिसेंटली 1940-45 के अराउंड। तो ये जो है ना, मार्सुपियल मैमल्स यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर की तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े साइज के थे, और प्लासेंटल मैमल छोटे मोटे साइज के थे और बहुत नॉन डोमिनेटिंग नेचर के थे। अब ये पूरा ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कंटिनेंट है, अब सब ऑलमोस्ट एक जैसे एक पॉपुलेशन थी मार्सुपियल मैमल की, जिसमें बहुत वेरिएंट फॉर्म थे। अब क्या हुआ, इस ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के अंदर भी क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ एरिया में डेजर्ट हो गया, कुछ एरिया में फॉरेस्ट हो गया, कुछ एरिया में पानी आया रहा, कुछ एरिया में ठंडक हो गई, अलग अलग एरिया इसमें क्या हुआ, हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट बने। इस पूरे ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में क्या हुआ, अलग अलग हैबिट, बड़ा कंटिनेंट था, बड़ा हैबिटेट था, और उस बड़े हैबिटेट में टाइम के साथ अलग अलग हैबिटेट का सिलेक्शन बना, अलग अलग हैबिटेट फॉर्मेशन हुआ। अब मान लो इस एरिया में बहुत सारा जंगल हो गया, इधर में क्या हुआ, डेजर्ट बन गया, क्या बन गया इधर में, डेजर्ट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई नदी या झरना बन गया, नदी या झरना बन गया। अब क्या हुआ ना, अब बात है, जो एनिमल्स थे वो अलग अलग एनिमल को रिसोर्सेज की कमी लगी, तो कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, और जो जिसके लिए एडाप्टेड था वहां पे वो फिट हो गया। लेकिन सब क्या इनिशियली क्या थे, एक जगह थे, एक पॉपुलेशन था, सेम कैरेक्टर था, लेकिन धीरे धीरे उनमें हैबिटेट का जब रिसोर्सेज की स्कार्सिटी और अलग अलग हैबिटेट हुए, तो कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर, और वहां पे जाके वो वहां के लिए एडाप्ट हो गए। तो एक कॉमन एरिया से अलग अलग एरिया में गए, और अलग अलग एरिया में जाके वो अलग अलग एडाप्ट हो गए। अब कोई जैसे कि ये पेड़ पे चढ़ने के लिए एडाप्ट हो गया, ये फ्लाई करने के लिए एडाप्ट हो गया, ये दौड़ने के लिए एडाप्ट हो गया, ये कूदने के लिए एडाप्ट हो गया, समझ रहे बात को, तो कॉमन है। तो ये एक, जितने भी मार्सुपियल मैमल थे शुरू में एक कॉमन पॉपुलेशन था, और उनमें वेरिएशन था, और वो वेरिएंट फॉर्म अलग अलग एरिया में उसी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग फॉर्म में बन गए। लेकिन इन सब में आपस में कौन से ये किसका नतीजा हुआ, एडाप्टिव रेडिएशन। और इन सब में कौन सा ऑर्गन देखा जाएगा, होमोलोगस ऑर्गन। जैसे इनके सारे फोर लिम्ब को कंपेयर करोगे तो वो आपस में क्या होंगे, होमोलोगस ऑर्गन। इनके हाइंड लिम्ब को कंपेयर करोगे तो क्या होंगे, होमोलोगस। इनके टीथ को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, होमोलोगस ऑर्गन। गॉट द पॉइंट। जैसे प्लासेंटल मैमल्स के फोर लिम्ब को आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा, आपस में होमोलोगस ऑर्गन। वैसे इनके सारे फोर लिम्ब को कंपेयर करोगे तो क्या होगा। तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ एडाप्टिव रेडिएशन के जरिए, और अलग अलग एरिया में एडाप्ट हो गए। तो ये पूरे, ये जैसे कहा जाए आपसे, ये लिस्ट दे दिया जाएगा प्लासेंट मार्सुपियल मैमल, और ये आपस में कौन सा रेडिएशन शो कर रहे हैं, एडाप्टिव रेडिएशन का रिजल्ट है ये। और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, इसमें आपस में होमोलोगस ऑर्गेन्स बने, होमोलोगस। अब आपको इसमें टोटल 10 मार्सुपियल मैमल है, जिनके नाम याद रखने प्लस एक और। इसमें एक मार्सुपियल मैमल का आगे पेज पे नाम दिया है, कौन सा, टास्मेनियन टाइगर कैट। तो ये आपको ये नाम याद रखने हैं, सब आपको सबको याद है ये मार्सुपियल मैमल्स के नाम, ये याद रखने होंगे। अभी क्या किस तरह पूछना आता है मैं बताता हूँ। जैसे देखो, इसमें टाइगर कैट का दूसरा नाम क्या होता है, स्पॉटेड कस्कस। एक तो ये याद रखना, इसका दूसरा नाम लिख लो अपने बुक में, अगर बुक हो तो लिख लो। बैंडेड इंटर का दूसरा नाम होता है नमबैट, और बैंडिकूट का दूसरा नाम मार्सुपियल माउस। तो ये टोटल इसमें 10 नाम है। कितने नाम है, 10। ये 10 नाम आपको याद, प्लस एक और। टास्मेनियन वोल्फ से शुरू करते हैं, टाइगर कैट, और सुगर ग्लाइडर का दूसरा नाम क्या है, फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग फैलेंजर। और उसके अलावा इसमें एक और नाम याद रखना है, कौन सा, 11 नंबर में, टास्मेनियन टाइगर कैट। तो पहले तो आपको ये 11 नाम याद रखने होंगे, किसके, हम कहेंगे फॉलोइंग आर द मार्सुपियल मैमल्स which formed by the process of adaptive radiation, by the process of adaptive radiation.
और आपको ये 11 नाम याद होने चाहिए। कैसे होगा? तो धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं होगा। आप जैसे कि किसी भी से भी शुरू करो, मैं कोआला से लिख देता हूँ, कोआला, उसके बाद कंगारू, टास्मेनियन टाइगर कैट। आपको ये नाम देखो कॉपी पे लिखोगे तो तुमको आसानी होगा, मैं इसीलिए लिख भी रहा हूँ कि तुम लोग भी पेन चलाओ। टास्मेनियन वोल्फ, टाइगर कैट या स्पॉटेड खसखस, और क्या उसके बाद लिखोगे बैंडिकूट, मार्सुपियल माउस, और क्या लिखोगे? मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल रैट भी लिखा है, मार्सुपियल मोल, मार्सुपियल रैट, क्या छूट गया रे? बॉब कैट, ओम्बैट, बॉब कैट तो प्लेसेंटल मैमल है, ओम्बैट। तो ये 11 नाम आपको याद होने चाहिए। क्या क्वेश्चन आएगा? तो आपको इस तरह क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ओम्बैट, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इसमें क्या क्वेश्चन आएगा दे देगा ना, विच सेट हैव होमोलोगस ऑर्गेन। अब उसमें क्या करेगा, जैसे कि आपसे दे देगा ओम्बैट, अब ये एकदम अच्छे से याद रहेगा तभी कर पाओगे, नमबैट, बॉबकैट। दूसरा दे देगा बैंडेड एंड ईटर, फ्लाइंग स्क्वायरल, कोआला। तीसरा दे देगा स्पॉटेड खसखस, टास्मेनियन टाइगर कैट, टाइगर। क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा इसका? विच सेट हैव होमोलोगस ऑर्गेन, या क्वेश्चन इसी में ये दूसरा रहेगा, विच सेट शो एडाप्टिव रेडिएशन, विच सेट शो, विच रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन। कौन सा सेट एडाप्टिव रेडिएशन को शो करता है बताओ? तो इसमें कोई सा भी नहीं कर रहा है, तो आपको ये 11 नाम याद रहेंगे तब ना। क्योंकि देखो इसमें ये क्या है, प्लासेंटल मैमल, ये क्या है, फ्लाइंग स्क्वेरल क्या है, प्लासेंटल मैमल, बॉब कैट क्या है, प्लासेंटल मैमल। तो आपको ये 11 नाम अच्छे से याद रहेगा तभी तो कर पाओगे ना, तभी तो कर पाओगे ना। तो आपको ये 11 नाम याद होने चाहिए। दीज ऑल आर द मार्सुपियल मैमल। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये याद होना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? तो ये तो आपको बार बार लिखना और पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। देखो एक तरीका मुझे जो जहाँ तक ध्यान है कि आप इसमें जहाँ जहाँ टास्मेनियन है वो तो मार्सुपियल होगा, जहाँ जहाँ टास्मेनियन है ना वो क्या होगा, मार्सुपियल है, टास्मेनियन, ठीक है। उसके अलावा मार्सुपियल जहाँ है वो अपने आप मार्सुपियल होगा। तो चार तो आपको, कंगारू के बारे में आपको कुछ कंफ्यूजन है नहीं। अब कंफ्यूजन बच जाता है क्या? तो कंफ्यूजन बचता है टाइगर कैट, कोआला और ओम्बैट, बैंडिकूट, ठीक है ना। तो ये चार के बारे में कंफ्यूजन बचता है। अब आपको ये कैसे भी, कोआला आपको आई थिंक कि पहले से मालूम होगा शायद कि ये मार्सुपियल होता है, अक्सर डिस्कवरी चैनल पे दिखाता है कोआला के बारे में, ठीक है ना। ओम्बैट आपको ये याद करना पड़ेगा, बैंडिकूट, मार्सुपियल माउस, अगर मार्सुपियल माउस है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये हो सकता है। अब टाइगर कैट, स्पॉटेड खसखस, ये याद करना पड़ेगा, और ओम्बैट याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी टास्मेनियन जहाँ भी है, मार्सुपियल जहाँ भी है, वो सारे क्या होंगे, मार्सुपियल।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान में रखना होगा। अब आप कहोगे सर ये बात तो समझ में आ गया, आपने ये क्यों लिखा प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट, ये भी आपके बुक में है, मैं अभी बताता हूँ। देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ ना, बहुत सारे नॉन डोमिनेटिंग नेचर के कौन से गए प्लासेंटल मैमल भी वहां पे सरवाइव किए। अब जब आप ये बताओ, जब रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हुई होगी तो इस एरिया में क्या हुआ होगा, साथ साथ प्लासेंटल मैमल्स भी माइग्रेट हुए होंगे, और उन प्लासेंटल मैमल्स में आपस में क्या हुआ होगा, वो कैसे बने होंगे, एडाप्टिव रेडिएशन के लिए। वो आपस में कैसे बने होंगे, एडाप्ट। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से प्लासेंटल मैमल बहुत ज्यादा हैं, तो ये सारे प्लासेंटल मैमल बहुत वहां पे कॉमन है, डोमिनेटिंग नेचर के नहीं, ये सब। ये वाले मोल, एंटीटर, माउस, लेम्यूर, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉबकैट, वुल्फ, ये सब ऑस्ट्रेलिया में, ये सब भी बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। और ये सब आपस में क्या ये बने कैसे, बाय द एडाप्टिव रेडिएशन। हाउ दे फॉर्म, ये ऑस्ट्रेलिया में ही बने। कहाँ बने, ऑस्ट्रेलिया में, बाय एडाप्टिव रेडिएशन। देखो जैसे हम यहाँ लिखे ना मार्सुपियल मैमल, इसे यहाँ लिखेंगे हम प्लासेंटल मैमल, और लिखेंगे इन ऑस्ट्रेलिया। और इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे मोल, एंट ईटर, प्लासेंटल एंट ईटर कर लो, जारी अच्छा है, प्लासेंटल एंट ईटर चींटी खाने वाला। उसके बाद लिखोगे माउस, लेम्यूर, आप चाहें तो बना लें, फ्लाइंग स्क्वायरल, बॉबकैट और वुल्फ। तो एडाप्टिव रेडिएशन हुआ इनका भी आपस में, समझ रहे बात को, आपस में इनका भी एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। इसके अभी उस डायग्राम को मत समझिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको समझिए, और ये आपके बुक में है, आप देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। तो आपसे कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या खाली प्लासेंटल मैमल का एडाप्टिव रेडिएशन, मार्सुपियल नहीं, प्लासेंटल मैमल का भी हुआ। और कौन से, तो इन सारे प्लासेंटल मैमल्स में जो है ना बने ड्यू टू रिजल्ट ऑफ क्या, ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो मेड ड्यू टू एडाप्टिव रेडिएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लासेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया आल्सो मेड ड्यू टू एडाप्टिव रेडिएशन। अब देखो हम लोग जो है ना एडाप्टिव रेडिएशन की बात कर रहे थे, और एडाप्टिव रेडिएशन में पहला उसके बाद दूसरा क्या है, एडाप्टिव कन्वर्जेंस। दूसरा क्या है, एडाप्टिव कन्वर्जेंस। पहला हमने अभी क्या किया, एडाप्टिव रेडिएशन की बात किया। एडाप्टिव रेडिएशन में तीनों याद रखना है, कौन कौन सा, एक तो बिक्स ऑफ डार्विन फिंचेस, दूसरा मार्सुपियल मैमल्स का फॉर्मेशन, तीसरा प्लास। और ये दोनों कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि सब जगह ये काम हुआ, ऐसा नहीं कि खाली ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, और जगह भी, यहाँ भी जो डिफरेंट टाइप के मैमल्स बने हैं ना वो भी एडाप्टिव रेडिएशन से ही बने हैं। ये हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिया वही तीसरा है। दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे देखो एडाप्टिव कन्वर्जेंस। अब इसकी बात करते हैं, और ये हमारे बुक में है, किसकी, एडाप्टिव कन्वर्जेंस। आइए बात करते हैं किसकी, एडाप्टिव कन्वर्जेंस की। एडाप्टिव कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, मैं स्फेरिकल बना रहा हूँ, स्फेरिकल नहीं है, मैं मान लो ये है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या चीज है, ऑस्ट्रेलिया। और इस ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ये कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया था जहाँ पे पहले रहता था। और इधर में हैबिटेट अलग अलग बने, यहाँ पे हैबिटेट था अलग, यहाँ पे हैबिटेट था अलग,
यहाँ पे हैबिटेट था अलग, यहाँ पे हैबिटेट था अलग, यहाँ पे देखो। अब इमेजिन करो पॉपुलेशन आया, यहाँ पे भी पॉपुलेशन माइग्रेट किया, यहाँ पे भी सब जगह से, और यहाँ से क्या क्या माइग्रेट किया, तो यहाँ से माइग्रेट किया मार्सुपियल मैमल और प्लासेंटल मैमल। सुनो ध्यान से, यहाँ से मार्सुपियल माउस आया, यहाँ से भी देखो माउस टाइप का, ये कॉमन पॉपुलेशन था किसका, प्लासेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल, और यहाँ से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इस एरिया में अडॉप्ट क्या किया, मार्सुपियल माउस एंड प्लासेंटल माउस। कौन अडॉप्ट किया, अब मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अकर इन, एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा है कि नहीं, किसका किसका हो रहा है, मार्सुपियल मैमल का हो रहा है और when more than one adaptive radiation occur in an isolated geographical area having different habitat। देखो ध्यान सुनो एनसीईआरटी का सेंटेंस, when more than one adaptive radiation occur in isolated geographical area when more than one adaptive radiation occur in isolated geographical area having different habitat then in these organisms there is a adaptive convergence or there is a formation of analogous organ। सुन लो ध्यान से, यहां से जो ऑर्गेनिज्म आया, इसका ये आया, इसका ये आया, इन दोनों में आपस में होमोलोगस ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, एनालोगस। व्हेन मोर देन one adaptive radiation occur in an isolated geographical area having different habitat, one can call it convergent evolution leading to formation of analogous organ। एनसीईआरटी का लाइन देखो, देखो when more than one adaptive radiation appear to occur in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution। क्यों convergent evolution, क्योंकि इन दोनों में एनालोगस ऑर्गन बनता है, इन दोनों में क्या बनेगा, एनालोगस ऑर्गन, इसमें और इसमें कौन सा ऑर्गन बनेगा, वे आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया ऑस्ट्रेलिया having different habitat and more than one adaptive radiation, one can call it convergent। तो यहाँ पे माउस हुआ, मार्सुपियल माउस, यहाँ पे माउस हुआ, यहाँ पे लेम्यूर, यहाँ पे टाइगर कैट, यहाँ पे लेम्यूर, यहाँ पे टाइगर कैट, यहाँ पे ओल्फ, यहाँ पे टास्मेनियन ओल्फ, यहाँ पे टास्मेनियन ओल्फ, यहाँ पे ओल्फ। समझ गए बात को, समझ गए बात को। तो ये लाइन याद हो जाएगा। अब ये लाइन आपको पहले तो ये लाइन याद होना चाहिए कि when more than one adaptive radiation appear to occur in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this convergent evolution। क्यों convergent evolution, क्योंकि उन दोनों ऑर्गेनिज्म में जो दो डिफरेंट ग्रुप के हैं उनमें आपस में कौन सा ऑर्गन बनेगा, एनालोगस ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन बनेगा, और इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपके बुक में जो ये दिया है ना, ये वाला, ये बेसिकली क्या दिखाया है, वही चीज दिखाया है, ये वही चीज दिखाया है कि देखो एक तरफ मोल है तो दूसरी तरफ मार्सुपियल, एक तरफ एंटीथर है तो दूसरी तरफ नंबर है या एंटीथर, कौन सा, प्लासेंटल एंटीथर और मार्सुपियल एंटीथर। इधर में माउस है, मार्सुपियल माउस, सॉरी प्लासेंटल माउस, मार्सुपियल माउस, लेम्यूर, टाइगर कैट या स्पॉटेड कैट, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग फ्लेंजर या सुगर ग्लाइडर, बॉब कैट, टास्मेनियन टाइगर कैट, इनमें आपस में कौन सा ये है, एनालोगस ऑर्गन का फॉर्मेशन। और ये कौन सा इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, कन्वर्जेंट। क्यों कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में तो कन्वर्ज कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में तो कन्वर्ज कर रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया में तो कन्वर्ज कर रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये बात याद रखना है, व्हेन मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन अकर इन एन आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग डिफरेंट हैबिटेट, वन कैन कॉल इट कन्वर्जेंट।
और ये तो एक तो ये लाइन याद होना है, दूसरा इसका पेयर याद होना है। देखो इसके नीचे पढ़ो, एनसीईआरटी में है, नीचे में क्या लिखा है। एनसीईआरटी को पढ़ने का मतलब ये नहीं था कि सीधे रीडिंग मारना। फिगर शो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड ऑस्ट्रेलियन प्लासेंटल मैमल्स। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल मैमल और प्लासेंटल मैमल के बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा सेट जो है ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है, तो आपको ये पूरा याद रहेगा तब ना। जैसे कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले आया था किस पे, लेम्यूर और स्पॉटेड कस्टर्स पे, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे पूछ दिया जाएगा कि कौन सा सेट है जो एनालोगस ऑर्गेन का फॉर्मेशन नहीं शो करता है, या इनमें से कौन सा सेट है जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, among the following sets which is not a result of convergent evolution। कौन सा इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बताओ भाई, और उसमें रहेगा जैसे बॉब कैट, कैट, टाइगर कैट, स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग स्क्वायरल। ऑल स्टेट विच इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे बॉब कैट और कैट दोनों क्या है, प्लासेंटल। टाइगर कैट और स्पॉटेड कस्कस क्या है, एक ही चीज है। टाइगर कैट और स्पॉटेड कस्कस एक ही चीज तो है ना, तो ये भी, ये दोनों मार्सुपियल हो गया। फ्लाइंग फैलेंजर और फ्लाइंग स्क्वायरल क्या हो गया, ये भी मार्सुपियल हो गया कि नहीं। फ्लाइंग फैलेंजर, सॉरी फ्लाइंग स्क्वायरल, सुगर ग्लाइडर आप लिख लो, सुगर ग्लाइडर। तो ये भी एक ही चीज हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। अगर मान लो ऑल नहीं हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। क्यों भाई, ये दोनों प्लासेंटर, ये दोनों मार्सुपियल, तो इसमें कोई भी नहीं है। हाँ अगर मैंने अभी जो पहले लिखा था तो फिर आंसर वो हो जाता है। समझ रहे बात को। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा पेयर, आप देखो लेम्यूर को अगर मार्सुपियल माउस के साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो गलत हो जाएगा। अगर हम माउस को फ्लाइंग फ्लेंजर के साथ करें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो गलत हो जाएगा। अगर हम बॉब कैट को टाइगर कैट के साथ करें, क्या टाइगर कैट कहाँ कह रहे, स्पॉटेड कस्कस या टाइगर कैट, इसके साथ करें तो ये गलत हो जाएगा। हमें बॉब कैट के साथ इसको एडाप्टिव रिएक्शन शो करना पड़ेगा, ओल्फ के साथ टास्मेनियन ओल्फ को। तो ये पेयर आपको याद होना चाहिए, और इसको याद करने का भी कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो बहुत आसानी से याद हो जाता है। लिखना चाहोगे क्या, लिख लो। देखो बहुत आसानी से कैसे याद होगा, तो देखो जहां भी टास्मेनियन है, अब टास्मेनियन ओल्फ किसके साथ, बोलो, टास्मेनियन ओल्फ किसके साथ, ओल्फ के साथ, या ओल्फ, ओल्फ किसके साथ, टास्मेनियन ओल्फ। अब देखो दूसरा टास्मेनियन टाइगर कैट है, टास्मेनियन टाइगर। अब टास्मेनियन टाइगर कैट किसके साथ, टास्मेनियन टाइगर कैट किसके साथ, देखो ऋषि कपूर का था नाम, बॉब हेयर का बहुत मशहूर हुआ था किसी जमाने में, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना कि टास्मेनियन टाइगर कैट पे बॉबी ने सवारी की थी, बॉब कैट। और बॉब कैट क्या है, अब देखो मार्सुपियल माउस, माउस, ये बॉबी ने किस पे सवारी की थी, टास्मेनियन टाइगर। मार्सुपियल माउस क्या है, माउस। और बॉबी ने क्या पहना था, पेटीकोट, बैंडिकूट, याद करने के लिए है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है ना।
बैंडिकूट। बॉबी ने क्या पहना था? पेटीकोट। अब याद करने के लिए जैसे भी याद करो, यू कैन मेमोराइज एनी वे, ठीक है ना। अब देखो मार्सुपियल रैट, यहाँ पे कहीं दिख रहा है? मार्सुपियल रैट नहीं है, मोल है। तो चलो रैट को छोड़ दो, मार्सुपियल मोल। तो ये तो बहुत आसान है, मोल सिंपली। आपको इन दोनों में एक अब देखो टास्मिनियन वाले ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। कौन से? ये वाले। अबे ये क्या हो रहा है? ओल्फ, टास्मिनियन ओल्फ, टास्मिनियन टाइगर कैट, बॉब कैट, मार्सुपियल माउस, माउस या बैंडिकोट या पेटीकोट जैसे याद है, हम तो पेटीकोट से याद रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप देखो आप लेमैन लैंग्वेज में चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। लिटरल एकदम बिल्कुल जो आइडियल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके आप आसानी से चीज़ों को याद नहीं रख सकते, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बचता है, तो अब नेक्स्ट में जो बहुत कॉमनली आता है वो होता है टाइगर कैट। और टाइगर कैट का दूसरा नाम क्या होता है? स्पॉटेड कस्कस। और इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है और मुझे याद भी है, लेम्यूर, ठीक है ना। हाँ लेम्यूर एक प्राइमेट्स है, ये बात ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे याद रखें तो नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है फ्लाइंग फैलेंजर या सुगर ग्लाइडर। फ्लाइंग फैलेंजर, देखो आप लोग भी लिखा करो, ये मत समझो खाली सुन लोगे तो प्रोफेसर हो एकदम, सुना और दिमाग में घुस गया, ऐसा कुछ नहीं था। जितने मोर यू राइट मोर यू मेमोराइज। कौन सा? फ्लाइंग स्क्वायरल। तो ये दोनों आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी कभी दिक्कत कर सकता है। और उसके अलावा आपको इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको एंटीटर, प्लासेंटल एंटीटर, मार्सुपियल एंटीटर। मार्सुपियल एंटीटर का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? नम्बैट। नम्बैट। ये क्या हो रहा है? ये कहाँ गया ये नम्बैट? तो आप ये याद रख सकते हैं, नम्बैट या मार्सुपियल एंटीटर। और इसको क्या कहेंगे? इसके लिए प्लासेंटल एंटीटर या सिंपली एंटीटर। प्लासेंटल एंटीटर लिखना बेहतर टर्म है, लेकिन सीधे एंटीटर रहे तो भी आप इसको क्या मानेंगे कि प्लासेंटल। तो ये सारे आपको पेयर याद होने चाहिए। ये सब आपस में क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ये आपको याद होने चाहिए, कैसे भी याद करके, लेकिन ये दोनों याद होने चाहिए। तो दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया, एडाप्टिव रेडिएशन की बात देख लिया, एडाप्टिव कन्वर्जेंस की बात देख लिया। एडाप्टिव कन्वर्जेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? और adaptive process, an adaptive process by which unrelated group of organism come to a specific habitat, इसको हम क्या कहते हैं? एडाप्टिव कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं बेटा? एडाप्टिव कन्वर्जेंस, an adaptive process by which unrelated group of organisms come to a specific habitat। इसको हम क्या कहते हैं? एडाप्टिव कन्वर्जेंस। क्या कहते हैं? एडाप्टिव। ये हो गया। अब हम लोगों को नेक्स्ट क्या था लिखवाया था हमने बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में? नेक्स्ट पॉइंट क्या था? बायो नहीं नहीं, अभी बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में और क्या पॉइंट थे? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी है। इसका क्या एग्जांपल है हमारे बुक में? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, क्या रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यही लिखवाया था ना? यही था, ये कुछ और था? यही था, ठीक है। इसका भी, इसका क्या एग्जांपल है हमारे एनसीईआरटी में बताओ? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एग्जांपल है एनसीईआरटी में? एनीवन? देखो एनसीईआरटी में है सब कुछ। आप लोगों को अब मैंने क्या कहा, इस चैप्टर में बहुत इधर उधर दिया है। रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एग्जांपल दिया है बताओ? साउथ अफ्रीका ना, नहीं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का अभी हमने एग्जांपल बताया। देखो
अभी देखो सुनो, वापस आते हैं इस पे। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, सब जगह गए मैमल्स, सब जगह गए मार्सुपियल मैमल, प्लासेंटल मैमल। लेकिन यहाँ पे जो प्लासेंटल मैमल गए कौन से नेचर के थे? नॉन डोमिनेटिंग नेचर के। बाकी सब जगह प्लासेंटल मैमल कौन से नेचर के थे? डोमिनेटिंग नेचर के। तो बाकी सब जगहों पे प्लासेंटल मैमल ने मार्सुपियल मैमल का शिकार करके खत्म कर दिया, जीने नहीं दिया, जीने नहीं दिया। तो वहां सर्वाइव। लेकिन इस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन रहा, किसका? मार्सुपियल मैमल और एग लेइंग मैमल का। किसका रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन रहा? मार्सुपियल मैमल और एग लेइंग मैमल का। क्यों रहा? क्योंकि इस एरिया में जो प्लासेंटल मैमल थे वो उसको कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे, लैक ऑफ कंपटीशन, लैक ऑफ कंपटीशन। हियर मार्सुपियल मैमल सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन बाय प्लासेंटल, बिकॉज प्लासेंटल मैमल वाज नॉट कॉम्पिटिटिव। अब आप मान लो पूरे हिंदुस्तान में बच्चे ऐसे हो जाएं जो सब 300-400 मार्क्स ही ला पाए, तो आपके लिए कोई कंपटीशन है? आई विश सो। क्यों भाई? ऐसा लेकिन होगा नहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान में बच्चे ऐसे हो जाएं कि जो 300-400 से ज़्यादा नंबर ला ही नहीं पाए, तो आपके लिए क्या कंपटीशन रह जाएगा? कुछ नहीं। सब पूरे 100 बच्चे या 120 बच्चे या 130 बच्चे जो भी यहाँ पे हैं, 140, सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही इस एरिया में प्लासेंटल मैमल थे, लेकिन वो उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, वो बल्कि वो अपना इधर उधर छुपे हुए थे। मेन यहाँ पे जिनका सर्वाइवल था वो किनका था? मार्सुपियल मैमल। लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से यहाँ पे मार्सुपियल मैमल सर्वाइव कर गया। इन सब एरिया में कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में जो इनका कंपिटेंट था वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब स्वरूप पूछे हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हो जो आप सबसे अच्छे हो, तो आप क्या नीट में सेलेक्ट हो पाओगे? नहीं हो पाए। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में हर जगह कैसे बच्चे थे, कैसे मैमल्स थे जो मार्सुपियल मैमल पे डोमिनेट करते थे। यहाँ पे ऐसे मैमल थे जो मार्सुपियल मैमल पे डोमिनेट नहीं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं दे पाए। तो सर्वाइवल किसका हो गया? प्लासेंटल मार्सुपियल मैमल्स का। इसीलिए हमारे बुक में एक लाइन लिखा हुआ है, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में। कहाँ पे? ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में। पढ़ो इस लाइन को, अंदर लाइन करो। ड्यू टू कंटिन्यू, सेम मत कहो, ड्यू टू कंटिनेंटल ड्रिफ्ट मार्सुपियल मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सरवाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल। एनी अदर मैमल का मतलब यहाँ पे प्लासेंटल मैमल नॉन डोमिनेटिंग नेचर का। ठीक है ना? समझ गए बात को? तो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लिखेंगे आप? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखेंगे पाउच, वही मार्सुपियल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया पाउच्ड और मार्सुपियल मैमल सर्वाइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, बताओ, कंपटीशन विथ। अब यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं कि दूसरे मैमल नहीं थे लेकिन वो कंपटीशन के लायक नहीं थे, वो कंपटीशन में के लायक नहीं थे। अब देखो जैसे तुम ही लोग 25 लाख बच्चे या 24 लाख बच्चे तो हुए, क्या उसमें सब में कंपटीशन? नहीं, सिर्फ 3 लाख में। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था? रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होगा। हाँ, नेक्स्ट जो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि आपने सुना होगा ट्यूलिप का प्लांट कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये मत कहना ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, चाइना में, यूएसए में। ये दोनों में 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है। एक ही तरह का प्लांट है, थोड़ा सा इनमें वेरिएशन है, लेकिन एक चाइना में, तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये क्यों हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ और हर जगह ये प्लांट गया, लेकिन यहाँ पे अडाप्ट कर गया, यहाँ पे अडाप्ट कर गया। ट्यूलिप गार्डन कश्मीर में, श्रीनगर में क्यों है?
तो इंदिरा गांधी गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसको ट्यूलिप प्लांट को देखा, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने अपने मेंबर से दिखा गया क्या ये इंडिया में लग सकता था, उसने बताया कि इंडिया में कश्मीर में ऐसा इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे ट्यूलिप बन सकता है, तो उसने फिर ट्यूलिप गार्डन बनवाया वहाँ पे श्रीनगर में। अप्रैल का अप्रैल खुलता है ना भाई, ठीक है ना, ट्यूलिप सिर्फ अप्रैल में। इंडिया का ये नेटिव प्लांट नहीं है। वैसे ही दूसरा एलिफेंट, एलिफेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट, तो सेम कंडीशन है। ये जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो सब जगह एलिफेंट गया, लेकिन एडाप्ट कहाँ कहाँ के लिए हुआ, साउथ अफ्रीका और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब में हुआ, और साउथ अफ्रीका, बाकी सब जगह हुआ है। तो ये क्या दिखाता है कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्लोजली बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल, और जहाँ जहाँ एडाप्ट हुआ वहाँ वहाँ सर्वाइव कर गया। वैसे ही एक फिश है लंग फिशेज, नाम सुना होगा आपने, ऐसा फिश जिसके अंदर लंग भी होता है, रहता तो पानी में, मेनली गिल से ही रेस्पायर करता है, लेकिन लंग से भी कर सकता है। तो ये कहाँ कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तीनों एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है। तो बस इससे नहीं, और लास्ट में है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या यहाँ पे एनसीईआरटी में दिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मैंने क्या लिखवाया था पूरा लाइन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पूरा पढ़ना नहीं, उसमें कुछ और लिखवाया था ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, चलो मैं देखता हूँ, चलो जो भी है मैं बता देता हूँ। देखो लास्ट है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। क्या होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये तो समझ ही गए हैं, जिसके जरिए रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कंटिनेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कंटिनेंट। कंटिनेंट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के जरिए ये बना साउथ अमेरिका, क्या बना, साउथ अमेरिका, और इधर बना नॉर्थ अमेरिका। क्या बना, नॉर्थ अमेरिका। अब देखो ये साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों अलग अलग थे शुरुआत में, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ध्यान से सुनो इस बात को, बिल्कुल अलग थे, और बीच में पता नहीं शायद कोई ओशियन था, पैसिफिक ओशियन होता है, कौन सा होता है मैं बताया ना, मुझे ज्योग्राफी बहुत, मैं जुगाड़ से पढ़ाता हूँ ये बात, मतलब अपना दिमाग का जुगाड़ लगा के, बीच में जो भी रहा होगा कोई ओशियन है या जो भी है, शायद पैसिफिक ओशियन होता है, क्या कौन सा ओशियन है साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में, मुझे नहीं मालूम, जो भी है एक ओशियन है एक्स वाई। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या सिंगल टाइम फिनोमेना है, नहीं, इट अकर टाइम एंड अगेन, इट अकर, तो एक बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से 7 कंटिनेंट बन गया, उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से उस कॉन्टिनेंट में फर्दर ब्रेक हुआ, छोटे छोटे लैंड बने, छोटे छोटे उसमें झील बने, नदी बना, कभी कभी एक कंटिनेंट दूसरे कंटिनेंट के कुछ पास आ रहा है, कुछ दूर जा रहा है। तो हुआ क्या, टाइम के साथ एक बार फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, एक बार फिर से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, और ये जो साउथ अमेरिका था और नॉर्थ अमेरिका था ना, एक जगह से आज भी वो अटैच है। अब ये ऐसे क्या हुआ, ये यहाँ पे अटैच हो गया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से लैंड अटैचमेंट आज भी है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। पहले पहले क्या यहाँ से वहाँ फ्लोरा एंड फौना माइग्रेट कर सकता था, लेकिन जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका का फ्लोरा एंड फौना साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका का फ्लोरा एंड फौना नॉर्थ अमेरिका में आसानी से माइग्रेट कर सकता था, आसानी से माइग्रेट कर सकता था। नेक्स्ट टाइम जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो एट वन प्लेस साउथ अमेरिका यूनाइट विथ नॉर्थ अमेरिका, एंड दिस लेड टू माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना फ्रॉम साउथ अमेरिका टू नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। अब यहाँ भी डोमिनेट का खेल है, साउथ अमेरिका के एनिमल्स लेस डोमिनेटिंग नेचर के हैं, और नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स मोर डोमिनेटिंग नेचर के हैं। अब बताओ साउथ अमेरिका का यहाँ गया तो नॉर्थ अमेरिका के एनिमल को मजा आ गया, हाँ मेरा खाना मेरे घर आ गया, और नॉर्थ अमेरिका का एनिमल यहाँ गया तो कहा यहाँ बहुत खाना है। तो दोनों जगह कौन सा एनिमल अब देखा जाता है, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह नॉर्थ अमेरिका के एनिमल देखे जाते हैं।
लेकिन जब ये कंटिनेंटल द्वीप, जब तक ये यूनाइटेड नहीं था, तो इस एरिया में साउथ अमेरिका के थे, इस एरिया में नॉर्थ अमेरिका के। अब इस बात को कैसे साइंटिस्ट ने कोरिलेट किया, तो जब इसके फॉसिल देखते हैं, बहुत पुराने फॉसिल, जब ये नहीं यूनाइट हुआ था, तो साउथ अमेरिका के फौना बिल्कुल अलग थे, नॉर्थ अमेरिका के फौना बिल्कुल अलग थे। लेकिन राइट नाउ द फौना ऑफ नॉर्थ अमेरिका डोमिनेट इन साउथ अमेरिका ऑल्सो, एंड नॉर्थ अमेरिका में तो होगा ही होगा। यही बात आपके बुक में क्या लिखता है, when South America joined North America, these animals were overridden by North America fauna. नॉर्थ अमेरिका fauna, समझ में आ गई बात। तो नॉर्थ अमेरिका का fauna साउथ अमेरिका में भी क्यों डोमिनेट किया, बिकॉज ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट दैट लेड टू ज्वाइनिंग ऑफ दीज टू कंटिनेंट। कोई दिक्कत? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन आएगा, वाई there is abundance of fauna in North America. Why there is abundance of fauna in North America? Why there is abundance of fauna in North America? Why there is abundance of fauna in North America? Sorry, South America. Which is native to North America. Which is native to North America. और इसका मैं सिर्फ आंसर लिखता हूं, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। कौन सा ड्रिफ्ट? that led to joining of two continents. Led to joining of two continent, दो कंटिनेंट, ज्वाइनिंग ऑफ टू कंटिनेंट, ज्वाइनिंग ऑफ टू कंटिनेंट। कोई दिक्कत? तो कंटिनेंटल दैट लेड टू ज्वाइनिंग ऑफ टू कंटिनेंट। कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये कहानी हो गई आपके बायोजियोग्राफिकल एविडेंस की। इसके बाद जो एविडेंस है वो मुश्किल से आधा घंटे 40-35 मिनट का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए, दिस ऑल फॉर टुडे।